नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल शिवालिक एजुविरा में। और आज हम शुरू करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। मेरे काफ़ी सारे मित्र, संबंधी, दोस्त, परिवार, ये मैं सब्सक्राइबर्स को बोल रहा हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यही हमारा परिवार है। यूट्यूब का हमारा एक परिवार है जिसमें 1000 अति शीघ्र शीघ्र होने वाले हैं। शायद अगले वीडियो में आपको ये न्यूज़ मिल जाए कि हो सकता है 3 या 4 घंटे में 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। और 1 महीने में इसके लिए इतने सारे सब्सक्राइबर 1 महीने में हमसे जुड़ चुके हैं, उसके लिए सभी के लिए मैं सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो आज का वीडियो हमारा सब किस लिए है? पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स आ गया गणित पेडागोजी। जो लोग कह रहे थे कि जिन्होंने जूनियर में साइंस साइड से है जिनका, ये उनके लिए भी स्पेशल ही है, क्योंकि ये जूनियर और प्राइमरी दोनों में क्या है। देखिए, पेडागोजी 15 और 30 नंबर, यानी कि प्राइमरी में 15 और जूनियर में 30 नंबर की पेडागोजी सीटेट में पूछी जाती है। तो सीटेट में पेडागोजी शिक्षा शास्त्र यानी कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सभी सब्जेक्ट जितने सीटेट में हैं उनमें सभी में पेडागोजी 15-15 नंबर की होती है, कंपलसरी है। एसएसटी जूनियर में 30 और साइंस और मैथ में भी 30, यानी कि 15-15 नंबर की साइंस और मैथ की पेडागोजी होगी। तो वहां पर भी आपको काफी यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। तो दोनों पेपर के पेडागोजी के क्वेश्चन की सीरीज है। लगभग यहाँ से मैं आपको 150 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिनमें से 100 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे होंगे जो अब तक एग्जाम में बाकायदा पूछे जाते रहे हैं, और 50 क्वेश्चन मैं उनमें एक्स्ट्रा इंक्लूड करूंगा, जिससे कि आपको इतना कंटेंट हो सके। देखिए, मैंने कई बार बताया है कि सीटेट में क्या है, 10 मुश्किल से ऐसे टॉपिक होंगे जहां से पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा की हो, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी रही हो, किसी भी सब्जेक्ट का शिक्षा शास्त्र रहा हो, हिंदी का की बात करें, चाहे संस्कृत की, चाहे अंग्रेजी की, और चाहे गणित की। तो पेडागोजी के 10 के वो टॉपिक ऐसे हैं जो सभी में है, जिसे हिंदी में है, इंग्लिश में उसी का ट्रांसलेशन है। तो आपको 10 टॉपिक से मुश्किल से 100 से 200 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनको रिपीट करके एनसीईआरटी पूछ सकता है। तो मैं बराबर ये कहता आया हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ते हैं। जिनके पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपने ले सकते हैं। काफी सारी पीडीएफ्स उसमें मैंने डाल दी हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, लगभग 200 के करीब में पीडीएफ डल चुकी हैं, और एनसीईआरटी की सभी बुक्स वहां पर आपको लगभग मिल जाएंगी। और कोई नहीं है, किसी को पर्सनली कोई बुक चाहिए तो आप किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी बुक मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज का हम वीडियो शुरू करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। आपका अपना चैनल शिवालिक एजुविरा। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो अगले 2 घंटों में हमें 1000 का परिवार हमारा हो जाएगा। तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो किसी आप दूसरे के फोन में भी सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को बोल सकते हैं, उनको बोलिए कि मेरा नाम सर्च कीजिए, चाहे चैनल का नाम सर्च कीजिए, आप यूट्यूब पर हमें फॉलो जरूर करें। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स आज शुरू कर रहे हैं, जिसके 10 क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं। 10 क्वेश्चन वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप देखते ही दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड 2 के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा, यानी कि उनको 44 लिखने के लिए बोला गया, और उन्होंने 40 और 4 दोनों को इंक्लूड यानी कि एक संख्या के रूप में लिख दिया, 40 और 4। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको शिक्षक के नजरिए से इसका उत्तर देना है, ना कि एक छात्र के नजरिए से। तो क्या आप क्या करेंगे? उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करेंगे, ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे, उन्हें उन लोगों के साथ समाहित करेंगे जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है, या उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहेंगे। देखिए, प्राथमिक स्तर पर आप प्राथमिक या उस प्राथमिक आप यहाँ से अगर 8th क्लास तक भी बोलते हैं तो आप बच्चों को सही उत्तर का पता लगाने के लिए नहीं बोल सकते कि वो स्वयं पता लगाए। तो इसी स्तर पर क्या है, आप एक मार्गदर्शक हैं, आपको ही उनका मार्गदर्शन करना है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ से कट जाता है। उन लोगों के साथ समूहित करेंगे जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जिन्होंने सही किया है वो उनकी मदद करें, हो सकता है वो ना करें। तो छात्रों की मदद किसको करनी है? आप ही को करनी है। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि उनको सही करने वालों के साथ बैठा दें, तो उनकी प्रतियों में उत्तर सही कर दें। ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि आप क्या है, करके सीखना विधि पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता है कि छात्र स्वयं क्रिया करे, स्वयं कार्य को करे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय को सिद्धांत को समझाएंगे। विनिमय का सिद्धांत मतलब ठोस सामग्री से मतलब ऐसे है कि आप उनको इकाई धाई की अवधारणा है, जैसे आप उनको इकाई धाई की अवधारणा समझाते हैं गणित में, तो कैसे समझाएंगे? 44 में 4 इकाई और 4 धाई हैं, तो आप उनको समझा सकते हैं कि एक तरफ इकाई के लिए
4 गोले बनाए कि ये क्या है, ये 4 इकाई हैं। अब एक धाई के लिए आप बोल सकते हैं कि एक कटोरी, यहाँ पर बोले आप उनको बोले 4 गुना 1 में, मतलब एक धाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 10 रखेंगे। तो इसमें आपने 10 गोलियां डाली हुई है, एक प्लेट में डाल दी हैं, 10 गोलियां आप प्लेट में डालकर दिखा सकते हैं कि इसका मतलब है एक धाई। और ऐसी ही 4 कटोरियां मिलकर क्या हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी। और 4 गोलियां आपने एक तरफ रखी हैं, तो 4 इकाई और धाई की अवधारणा को ठोस सामग्री के द्वारा, मूल सामग्री के द्वारा, कंक्रीट मटेरियल के द्वारा आप उनको ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम, प्राथमिक स्कूल 1st to 5th क्लास, तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो प्राथमिक में गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? टेसिलेशन, सिमेट्री, पैटर्न या अनुपात। देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना है टेसिलेशन, सिमेट्री और पैटर्न। पैटर्न मतलब एक ही, जब एक ही आकृति में एक ही तरह के पैटर्न फॉलो हो रहे हो तो ये क्या पैटर्न है। टेसिलेशन मतलब पिक्चर्स को जोड़ना वगैरह, सिमेट्री वगैरह कुछ भी हो, पजल हो चाहे वो कुछ भी, ये सब क्या है, ये यहाँ से आप क्या सोच सकते हैं, इनको सृजनात्मकता यहाँ से विकसित की जाती है। तो टेसिलेशन, सिमेट्री और पैटर्न क्या है, इनके द्वारा सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है कि बच्चा कुछ नया करना सीखे। तो क्या है ऐसा जो प्राथमिक पर नहीं कराया जाएगा? अनुपात यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिर्फ सृजनात्मक और क्रियात्मक रूप से सक्रिय करने का कार्य किया जाता है, ना कि उनको अनुपात सिखाया जाता है। तो अनुपात जो होता है वो कहाँ सिखाया जाता है? उच्च प्राथमिक में। तो प्राथमिक के गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा क्या नहीं है? अनुपात नहीं है। ये क्वेश्चन दिसंबर सीटेट 2019 में पूछा भी गया है। निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा टीएलएम शिक्षक द्वारा यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि विभिन्न आयामों के 2 आयतों में सूत्र का उपयोग किए बिना एक ही क्षेत्र हो सकता है? तो ऐसा क्या है? पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा और टाइलें। तो यहाँ से आप कौन सा कुछ ऑप्शन हो सकता है? इसके ऑप्शन में आंसर लिख देता हूँ क्योंकि ये इसके सही आंसर नहीं है, क्वेश्चन ही है पूरा यहाँ तक। तो इसके ऑप्शन है ए और बी दोनों है, मतलब दोनों, बी और सी और डी, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर लिख लीजिए बी और डी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है बी डी है या सी डी है या बी सी है या ए डी है। तो निम्नलिखित कौन सा ऐसा साधन है जिसके बाद से आप दिखा सकते हैं? ऑप्शन आपने याद कर लिए होंगे, तो मैं एक मिनट ऑप्शन मिटा देता हूं यहां से। तो देखिए क्या है कि 2 समान आयत हैं, तो आप किसका प्रयोग करके दिखा सकते हैं? देखिए आपने सभी ने छोटी कक्षाओं में देखा होगा, एक ग्रीन से कलर का, हरे से रंग का एक ग्राफ पेपर दिया जाता था जिसमें छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बने हुए होते थे, और उनमें क्या है, उन बॉक्स को गिनकर आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अगर 2 आयत आपको इस प्रकार दे दिए जाएं और एक दे दिया जाए कुछ इस प्रकार, मतलब दोनों बराबर आकार के हैं देखने में, ये थोड़ा यहाँ पर छोटे बड़े बन गए हैं, मैं इनको सही कर देता हूँ और ले लीजिए, अब लगभग बराबर हो गए। अब चौड़ाई फिर भी ज्यादा लग रही है, सॉरी, मान लीजिए कि ये बराबर ही है, दोनों बराबर हैं क्षेत्रफल में। तो अब बिना क्षेत्रफल का आय लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? आयतीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, उसका प्रयोग किए बिना दोनों का क्षेत्रफल बराबर बनाना है। तो आप कैसे बताएंगे? एक तो होता है जो ग्राफ पेपर पर आप इनको बना ले और वहां से आप इनके बॉक्स जितने इनमें बन रहे हैं वो काउंट करके आप इसमें बता दें कि इधर से 1 2 और 3 बॉक्स इधर है, और इधर भी 1 2 और 3 बॉक्स हैं, और इधर ऐसे ही इनमें 5 बॉक्स हैं, इसमें भी इधर 5 बॉक्स है। तो दोनों में क्या होगा? आप ग्राफ का प्रयोग करके बता सकते हैं। ऐसे ही आप 2 स्क्वायर टाइल्स ले लीजिए, अगर आप स्क्वायर ले लीजिए, आयत लीजिए, टाइल्स होती हैं जो पत्थर की, आप उनका यूज भी यहाँ पर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 टाइल्स आप इस तरह की ले लेंगे और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दिखा सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ये तो छोटी बड़ी बन रही है इसलिए इस पे मत जाइएगा। तो 2 टाइल अगर आप एक जैसी ले लें तो आप उनको किसी भी तरह से रोटेट करके बता सकते हैं कि ये 2 आयामों में बेशक बने हुए हों, लेकिन आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर चाहे उसे खड़ी वर्टिकल रख लीजिए चाहे हॉरिजॉन्टल रख लीजिए, कैसे भी अगर आप रखेंगे तो आयत का क्षेत्रफल दोनों का समान रहेगा, तो बदलेगा नहीं। तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? यहाँ पर ग्राफ पेपर का कर सकते हैं और टाइल्स का कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? बी और डी दोनों हमारे क्या है? सही आंसर है। बी और डी यहाँ से आपको सही आंसर लगाना है। ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकते हैं? देखिए गणित में कम करने का मतलब है कि गणित में उपलब्धि कम होना, यानी कि गणित सीखने की कमी, गणित में पिछड़ापन। यहाँ से आप इसको इस तरीके से, गणित में कम करने का मतलब क्या है? गणित में पिछड़ापन आप बोल सकते हैं, कम उपलब्धि इसको आप बोल सकते हैं। तो जेंडर क्या है? जेंडर हो सकता है कि एक कारक हो सकता है कि जेंडर के कारण ऐसी देखिए क्या है, ये तो
सिर्फ लैंगिक रूढ़िबद्धता है कि लड़के ही गणित कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। लिंग का गणित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लैंगिक रूढ़िबद्धता नहीं है, लिंग का गणित पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन ये हमारा क्या है, गलत है। गणित की प्रकृति कुछ लोग बोलते हैं गणित हार्ड है, कुछ बोलते हैं गणित आसान है। गणित की प्रकृति सभी के लिए समान होती है, चाहे वो कोई भी है। तो गणित की प्रकृति का भी गणित में कम होने का कारक नहीं है, क्योंकि अगर एक बच्चा कर सकता है तो वो दूसरे बच्चे के लिए भी बिल्कुल वही समान है, दूसरा बच्चा भी उसे कर सकता है। व्यक्ति की क्षमता, एज ए टीचर आप बच्चे की क्षमता को कम नहीं आंक सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चा इसके लिए अनुकूल नहीं है या बच्चे में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो गणित सीख सके। तो क्या हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमारा यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल जो सही सटीक बैठ रहा है। क्योंकि देखिए पृष्ठभूमि सामाजिक सांस्कृतिक जो होती है वो गणित सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि अगर एक बच्चा गरीब परिवार से है या किसान परिवार से है, तो वो जोड़ जोड़ घटाव नहीं बोलिए, आप इसे ऐसे समझिए कि एक बच्चा दुकानदार का है तो वो तोल संबंधी जो माप की इकाई है उनके बारे में उसे पहले से ज्ञान होगा, वो उसका गणित में यूज अच्छे से कर पाएगा। लेकिन अगर एक किसान के घर से बच्चा है तो वो उस तोल संबंधी इकाइयों को के 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इस तरीके से उसको याद नहीं होगा और वो इस तरह इसका फर्क गणित सीखने में पड़ सकता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यहाँ पर सही सबसे आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी यह समझने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है कि 1/4 1/3 से कम है। देखिए सबसे उपयुक्त रणनीति यहाँ पर पूछ रहे हैं, ये जो सारी विधि दी हुई है इन सभी विधियों से पता लगाया जा सकता है कि 1/4 1/3 से कम है, लेकिन हमें चाहिए कौन सी सबसे उपयुक्त विधि। देखिए क्या है कि प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभ मतलब जो आसानी से उपलब्ध हो और सस्ते संसाधन जिनके द्वारा बच्चों को ज्यादा सिखाया जा सके, मोट चीजें कम पैसों में जल्दी उपलब्ध होने वाली चीजों का यहाँ पर क्या बोला जाता है, उन्हीं को क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण और उपयुक्त भी माना जाता है। तो एलसीएम विधि का उपयोग, इसमें तो कोई भी टीएलएम यूज हम कर ही नहीं है, ये तो बिल्कुल खत्म ही है। डायनेसिस बॉक्स, संख्या चार्ट, ये भी क्या है, नहीं है। तो एक क्लास में सबसे बेटर क्या चीजें हो सकती है, सबसे बेटर पेपर की स्ट्रिप जो होती है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ कि आप 2 समान आकार की पेपर स्ट्रिप लेते हैं और बच्चों को बताते हैं कि एक के 3 टुकड़े किए गए हैं और एक के 4 टुकड़े किए गए हैं। तो अब आप बताइए कि 3 टुकड़े जो 1/3 है, यानी कि एक जो 3 टुकड़े किए गए हैं उनमें से एक टुकड़ा उठाते हैं और एक टुकड़ा यहां से उठाते हैं, तो बताइए कौन सा बड़ा होगा या कौन सा कम होगा। तो कौन सा कम है, यहाँ पर 1/4 यहाँ पर कम हो जाएगा, देख के ही पता लग जाएगा। तो पेपर स्ट्रिप के माध्यम से आप आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। यहाँ पर सही आंसर हो जाता है पेपर स्ट्रिप, ऑप्शन बी। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर देखिए कौन सा हो सकता है, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद संरचित तरीकों से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना, लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न। तो देखिए क्या है कि महत्वपूर्ण सबसे कक्षा शिक्षण में क्या है, पाठ पढ़ाने से पहले पाठ योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप बच्चे के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से किस प्रकार जोड़ते हैं, किस प्रकार की प्रस्तावना आप छात्रों के समक्ष रखते हैं या किस प्रकार के प्रश्न आप छात्रों से पूछते हैं, वो सब क्या है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है काफी। तो छात्र, और आपको एक आसान सी महत्वपूर्ण ट्रिक मैं बता दूं कि जहां से आप अगर तुक्का भी लगाएं तो क्वेश्चन आपके सही हो जाए। तो देखिए क्या है, जब छात्रों की किसी भी चीज को बढ़ावा दिया जा रहा हो, गलत नहीं सही चीजें जो होती हैं, तो जब उन्हें अवधारणाओं के निर्माण की अवसर दिए जा रहे हैं तो वो क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा सही आंसर होगा। तो क्योंकि छात्रों को स्वयं करने का, क्रियाएं करने का, अनुक्रिया करने का यहाँ पर अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति अवसर प्रदान करना ही क्या है, हमारा सही महत्वपूर्ण सबसे पहलू है पाठ्य योजना निर्माण का। निम्नलिखित में से किसे रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता। रचनावादी मतलब क्रिएटिव क्लास जिसे आप बोल सकते हैं। तो गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन से कई समझ बना सकते हैं। उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। गणित और अन्य पाठ क्षेत्रों के बीच पाठ या क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला गया है। तो आप इसको यहाँ से बताना है। तो देखिए गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि गणित में भाषा का प्रयोग तो होता है लेकिन गणित सीखने में गणित पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ना कि भाषा पर, क्योंकि गणित की क्लास है, भाषा की थोड़ी ना है। तो शिक्षक स्वीकार, ये भी दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल
सही है कि मैं देखिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आपको गलत वाली इसमें गलत वाला जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर छाटना है, क्योंकि जो इनमें गलत है वही हमारा सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि विशेषता नहीं है। तो शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन से कई समझ बना सकते हैं। तो जो शिक्षक सामने खड़ा होकर छात्रों से इंटरेक्शन कर रहा है, जैसी वो बातें बोल रहा है, छात्र अपने अपनी मति के अनुसार, अपने अपने नजरिए के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार अलग अलग उसका अर्थ निकाल सकते हैं, कई प्रकार की समझ उससे बना सकते हैं। ये भी बिल्कुल हमारी सही बात है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। तो उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। तो सिर्फ उस मूल्यांकन करना क्या है, सिर्फ मूल्यांकन करना प्राथमिक शिक्षा में हमारा उद्देश्य नहीं है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा गलत टॉपिक है, ये विशेषता नहीं है, इसलिए ये हमारा सही आंसर है। तो सही आंसर क्या है हमारा, सही आंसर है हमारा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है? कंस्ट्रक्टिव एप्टीट्यूड या कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, जो भी आप बोलें। तो गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है। सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है। गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है और विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो कौन सा निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है ये आपको बताना है। तो देखिए, गणित सीखने के तथ्यों के बारे में, सिर्फ सीखने की से गणित का संबंध नहीं है, सोच और तर्क शक्ति को विकसित करना भी गणित का के लिए महत्वपूर्ण है। सत्य की खोज के लिए गणित आवश्यक है। गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं। देखिए, 2 और 2 अगर जोड़े तो 4 होता है, ये बिल्कुल सही बात है, वस्तुनिष्ठ, लेकिन पूरी तरह से सभी बातें यहाँ पर ऐसी नहीं होती, कुछ चीजें सिद्ध भी करनी होती हैं। तो विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये हमारा यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। तो सही आंसर है हमारा सही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों में स्थानिक समझ के लिए विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? तो स्थानिक समझ पढ़कर आपको याद आ गया होगा। स्थानिक बुद्धि की बात कौन करते हैं? एजी गार्डनर यहाँ पर स्थानिक बुद्धि की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा था? स्थान विशेष से संबंधित नजरिया या सोच या बुद्धि का जो विकास होता है, कि उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे कि अगर आप कहीं अपने मामा के जाते हैं, ये एग्जाम्पल तो सॉरी मेरा है, उन्होंने नहीं दिया है, मैं तो एक बता रहा हूँ अपनी तरह से, कि आप मामा के जाते हैं, एक बार जाते हैं अपने किसी के बड़े के साथ, तो आपको वो रास्ता याद हो जाता है। अगर आप दोबारा वहां पर अकेले जा सकते हैं तो आप में स्थानिक बुद्धि बिल्कुल सही है। तो ये एजी गार्डनर की थ्योरी थी। एजी गार्डनर ने स्थानिक बुद्धि के बारे में बताया था। तो बोतल यहाँ पर सबसे उपयुक्त गतिविधि यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना, मानचित्र पर शहरों का पता लगाना, चंद्रमा के उदय का समय नोट करना, यहाँ पर था, ये गलत हो गया है। एक संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना। तो सही आंसर क्या है? तो देख, संख्या रेखा वो जिसमें एक बीच में पॉइंट 0 होता है, इधर माइनस की संख्याएं चलती हैं, इधर प्लस की संख्याएं चलती हैं, वो संख्या रेखा गणित की वीडियो में आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी की काफी सारी वीडियोस मैंने बना दी है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा, देखिए, मानचित्र पर शहरों का पता लगाने से, सिर्फ मानचित्र पर शहरों का पता लगाने से आप स्थानिक सोच को विकसित नहीं कर सकते। ना ही चंद्रमा का समय निकलने का नोट करने पर चंद्रमा की दिशा नोट करें कि प्रतिदिन चंद्रमा कहाँ से निकला, क्योंकि चंद्रमा के निकलने की दिशा तो स्थिर नहीं होती कि चंद्रमा सदैव सूर्य की तरह पूरब से निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और संख्या रेखा भी स्थानिक बुद्धि को खास कुछ ऐसा महत्व नहीं यहाँ से आप बता सकते। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। देखिए, एक बोतल किस प्रकार से हो सकती है? इस प्रकार से, यदि एक बोतल है और उसका एक शीर्ष है, तो बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना, एक बोतल को इस तरह से देख रहे हैं और उसका शीर्ष चित्र बनाने के लिए छात्रों से कहा जाता है। तो अगर वो सिर्फ ऊपर से बोतल को देखें और कुछ इस तरह से बोतल का शीर्ष ऊपर से बनाए कि बोतल के ऊपर का हिस्सा दिखाई दे, तो ये क्या हो सकता है? ये स्थानिक समझ के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि यहाँ पर मानी जा सकती है इन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इसके लगभग 10 से 12 वीडियो मैं लेके आऊंगा, जिनमें 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन होंगे। 10, 12, 14, 15 इस तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एज इट इज जूनियर और प्राइमरी दोनों ही सीटेट में काम आपको मैथ की पेडागोजी में करने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आज का यही है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन है जो गणित के सीखने से संबंधित नहीं है या सत्य नहीं है? तो गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात होती है, जन्मजात क्षमता की यहाँ पर बात हो रही है। शिक्षार्थियों के बारे में, शिक्षार्थियों की धारणाओं का सीखने के परिणाम पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। स्कूल की शिक्षा की भाषा गणित में बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ से सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर
यानी कि जो गलत पॉइंट है वही हमारा सही आंसर है। तो देखिए अगर भाषा की बात करें तो भाषा का सीखने पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गणित में भी भाषा का यूज होता ही होता है। किसी ना किसी भाषा में गणित भी सीखा जाएगा, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे वो संस्कृत है, किसी भी भाषा में सीखा जरूर जाएगा। छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसान का परिवार का बच्चे से दुकानदार का बच्चा थोड़ा मैथ में मात्रक वगैरह को सही समझ विकसित होगी। शिक्षार्थियों के बारे में, शिक्षार्थियों की धारणाओं का सीखने के परिणामों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर कोई छात्र धारणा बना लेके वो गणित नहीं पढ़ सकता तो ये उसके गणित सीखने की क्षमता को प्रभावित करेगा। और अगर कोई ऐसी धारणा बना ले कि गणित बिल्कुल आसान है या कोई गणित बिल्कुल कठिन है, तो ऐसी अगर आप धारणा कोई छात्र बना लेता है तो ये उसके सीखने को प्रभावित करता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है कि सीखने की जो क्षमता है, गणित में प्रदर्शन करने की जो उत्कृष्टता प्राप्त करने की जो क्षमता है वो क्या है, वो जन्मजात है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी गणित पैदा होते हुए नहीं सीखता, मतलब कोई भी गणित सीखकर पैदा नहीं होता। आप इसे ऐसे बोलिए कि कोई भी गणित सीखकर पैदा नहीं होता, सभी यहीं पर आकर सीखते हैं। और जन्मजात क्षमता बिल्कुल भी ऐसा किसी नहीं, जैसा वातावरण मिलता है बच्चे का वैसा ही गणित संबंधी विकास भी होता है, वैसा ही गणित में वो उपलब्धि प्राप्त करता है, क्योंकि जैसा परिवेश वैसा ही वो सीखेगा। तो जितना अच्छा उसे परिवेश मिलेगा, तो जन्मजात बिल्कुल भी नहीं है कि जन्म से अगर बच्चे को माहौल गणित का संबंधी शिक्षा का नहीं मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें जन्मजात क्षमता है, बिना माहौल के भी वो गणित सीख ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब उसे सिखाया जाएगा सही तरीके से, सही माध्यम से, तभी वो सीख पाएगा। तो जन्मजात क्षमता गणित की नहीं होती। ये क्या है, ये गलत है, और यही इसलिए ये हमारा सही आंसर भी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को जरूर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गणित पेडागोजी पार्ट 1 ये वीडियो है, पहला वीडियो गणित की पेडागोजी का मैं डाल रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है आपका अपना चैनल शिवालिक एजुविरा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी सीटेट एस्पिरेंट्स को शेयर करें, ताकि सभी तक वीडियो हमारा पहुंच जाए। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करवाएं सभी दोस्तों से। 1 से 2 घंटे में मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, क्योंकि चैनल पर अभी सब्सक्राइबर शो नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ, इसीलिए दिखता है क्योंकि अभी पूरी तरीके से 1K, जब 1K लिखा हुआ मिलेगा तब सब्सक्राइबर देखने में मजा आएगा कि हाँ आप 1000 में चल रहा है। तो मैं 1 घंटे में मुझे अपना 1000 का परिवार चाहिए। तो जल्दी से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका अपना चैनल शिवालिक एजुविरा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज के लिए इतना ही।